हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 12th क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में। अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो बुरे से बुरे बच्चे के भी 60 मार्क्स आ सकते हैं बहुत आसानी से। बिजनेस स्टडीज़ में कुछ खास नहीं होता, लेकिन हाँ हमें प्रेजेंटेशन रखनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं, ओके, बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पहले ये समझना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल और मैनेजमेंट दो अलग शब्द हैं। एक होता है फाइनेंस और होता है मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब पैसा लाना, फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंस पैसा है, और मैनेजमेंट उस पैसे को कैसे मैनेजमेंट करना है, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, वो हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन ये छोटी सी डेफिनेशन रिलेवेंट नहीं है, तो हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो यहाँ पे दे रखी है बुक्स में वो है इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। इफिशिएंट मतलब 100% तरीके से काम को खत्म करना, इफिशिएंट का मतलब ये होता है। और फिर आता है इक्विजिशन। इक्विजिशन मतलब इकट्ठा, मतलब एक जगह पे बंच ऑफ सामान बोलते हैं ना, इकट्ठा सामान, इकट्ठा पैसा, इक्विजिशन। बंचेस ऑफ मनी कह सकते हैं, इकट्ठा सामान, इकट्ठा पैसा, इक्विजिशन हो गया। इक्विजिशन, इफिशिएंट इक्विजिशन, इकट्ठा पैसा लाना है अच्छे तरीके से फाइनेंस का। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन मतलब 100% यूज करना। तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मतलब हमारे जो सरप्लस है उसको खत्म करना। खत्म मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, किस में करेंगे? शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमारी कंपनीज के ओनर। इससे क्या होगा? हमारी कंपनी जो है वो स्मूथ वर्क करेगी। फिर आगे हैं कुछ डिफाइंस है हमारी। तो सबसे इजीएस्ट डिफाइन यहाँ पे दे रखी है हॉवर्ड एंड अपटर्न की, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमें कुछ जनरल मैनेजमेंट के तरीके बताता है जिससे कि हम अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन को खत्म कर सकें। मतलब हमारी कंपनी फाइनेंशियली फिट कैसे रहे, तो वो चीजें बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, तो रोल क्या होगा एक मैनेजमेंट का? सबसे बेस्ट रोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मैनेजमेंट का ही रोल है। इसके अलावा मेन रोल यही है ना। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। साइज और कंपोजिशन, फिक्स एसेट की हमारी साइज एंड कंपोजिशन है, उसको देखना, कितना पैसा लगाना है ये देखना है। साइज एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कितना, एक वैल्यू होगी कंपोजिशन, और कितनी बड़ी कंपोजिशन में, शॉर्ट अमाउंट में, लॉन्ग अमाउंट में। ठीक है। फिर आता है हमारा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट। कितने पैसे खर्च करने हैं, मतलब कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर आता है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। हमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाना है। लॉन्ग टर्म में पैसा फंसाना इज लाइक हम अपने आप को एक ह्यूज अमाउंट में पैसा हम फिक्स कर देते हैं, तो इससे कंपनी को नुकसान भी होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो पैसा लगाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कंपनी को कितना, मतलब अगर कंपनी पे बैकअप है कि नहीं। अगर पैसा डूब गया तो कंपनी उसको मॉडरेट कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल 3 साल के लिए हमने शॉर्ट टर्म में पैसा फाइनेंस में लगा दिया। फिर आता है फिक्सिंग डेट, इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल। डेट और इक्विटी रेशियो होता है, मतलब डेट से हमने कितना पैसा लिया और इक्विटी से कितना लिया। डेट से अगर लेते हैं तो हमें ओनरशिप थोड़ी सी खोनी पड़ती है, लेकिन इक्विटी से लेते हैं तो ओनर्स फंड, इक्विटी जिसे हम ओनर्स फंड कहते हैं, तो हम इक्विटी से लेते हैं तो हमें वो नहीं खोना पड़ता, तो ओनर्स खुद पैसा देते हैं। फिर आता है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने पड़ते हैं, जो कि हमारी आगे जाके बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है। तो ये कुछ रोल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लो, फाइनेंशियल मैनेजर बोल लो, बात एक ही है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या ही होंगे? और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर एक बिजनेस में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। फिर आता है मेंटेनेंस एंड लिक्विडिटी। हमें मेंटेन करनी पड़ेगी हमारी कुछ लिक्विडिटी, मतलब हम पे कैश फ्लो हमारा कैसा चल रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। फिर आते हैं मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनसे हम अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे रखते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हमें टाइम पे पैसा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें चेक करते रहना पड़ेगा।
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइज, हमारे जो फंड्स बचे हैं, हमारे पास जो रिटेन अर्निंग रखी है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर ओनर्स, देयरफॉर द शेयर होल्डर ऑफ अ फर्म he must take decisions which will ultimately prove gainful for the point of view of shareholder। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा जो डिसीजन लेगा वो एक ओनर्स के रूप, एक शेयर होल्डर और एक ओनर के लिए ही लेगा, अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं लेगा, शेयर होल्डर के लिए या फिर एक ओनर्स के ब्याफ पे ही लेगा। तो वो जो भी डिसीजन लेता है एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर का ही होता है उसमें, ठीक है। फिर आता है सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिडर टू एफिशिएंट डिसीजन। अगर फाइनेंशियल डिसीजन जो हमने लिया है, अगर हमारी शेयर प्राइस उससे बढ़ रही है तो वो एक इफिशिएंट डिसीजन है। अगर उससे नहीं, अगर, ठीक है, तो अगर हमारी उस डिसीजन से हमारा पुअर, हमारी इक्विटी फॉल हो रही है, इक्विटी शेयर हमारा गिर रहा है, तो पुअर डिसीजन है वो, ठीक है। तो फिर आते हैं हम अगला, ये कुछ वो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है हमारे डिसीजन मेकिंग पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, द फाइनेंशियल फंक्शंस रिलेट टू 3 मेजर डिसीजन विच वर फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। सबसे पहले उसे लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। देखो ये तीनों डिसीजन अलग अलग है लेकिन सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हम पहले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब लेंगे हम तो हमें सबसे पहले एक चीज सोचनी पड़ेगी, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमेशा पैसा इन्वेस्ट ही होगा इसमें और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आता है हमारा डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुली सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। मतलब जो हमारी जो एसेट्स हैं उसमें हमें हमेशा ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो फंड्स है इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर फंड्स बट फर्म हैज टू select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm and deciding or selecting most appropriate proposal in the investment decision। हमें हमेशा बेस्ट प्रपोजल को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, अब ये नहीं कि हम हर प्रपोजल में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, हमें हमेशा बेस्ट प्रपोजल देखना पड़ेगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स एंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करेंट एसेट्स व्हेन डिसाइडिंग रिगार्डिंग फिक्स एसेट इज टेकन इनटू क्लोज ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन एक ही है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा के आ सकता है, लेकिन है तीनों एक ही चीज, ठीक है। फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें हमेशा अपनी कैश फ्लो मेंटेन रखनी पड़ेगी, हमारी कैश फ्लो क्या बोल रही है। तो पढ़ते हैं इसमें, व्हेनेवर कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow meets day to day requirement। हमें हमेशा अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा कि हम, अगर हमारी कैश फ्लो अच्छी नहीं चल रही तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी कैश फ्लो सुधारेंगे पहले। तो हमें पहले अपनी हमेशा कैश फ्लो देखनी पड़ेगी कि हमारी कैश फ्लो किस हिसाब से चल रही है, सही चलेगी खराब चलेगी, तो हमें पहले अपनी कैश फ्लो सुधारनी पड़ेगी। फिर आता है द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी एसेट प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। मतलब हमें सबसे पहले अपनी कैश फ्लो ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। अब देखो जैसे हम पे 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे हमें 10% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट बी में हमें जो इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें मिल रहा है 15%। तो जाहिर सी बात है 15% ज्यादा है, तो 15% में कंपनी हमेशा इन्वेस्ट करेगी कि हमारे जिसमें ज्यादा रिटर्न आएगा कंपनी उसमें रिटर्न वो करेगी इन्वेस्टमेंट। तो हमें देखना पड़ता है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब यही होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस में है, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस में रिस्क तो होती है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी रिस्क होती क्या है। तो रिस्क मतलब हम अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब हम कितनी रिस्क ले सकते हैं अपनी कंपनीज के फैक्टर्स में। तो विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क is also involved. The company must try to calculate the risk involved। हमेशा एक मॉडरेट रिस्क लेनी चाहिए, यानी कि कंपनी के पास बैकअप प्लान है नहीं और हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फेल हो गई। तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के की जाती है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व टू इन एवरी प्रपोजल एंड शुड बी प्रेफर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद मॉडरेट डिग्री ऑफ द रिस्क ओनली। हमेशा मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ही लेनी पड़ती है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। कंपनी का बैकअप प्लान देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अलॉन्ग विद रिटर्न रिस्क कैश फ्लो देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरियाज व्हिच हेल्प इन सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर,
टेक्नोलॉजी इनपुट मशीनरी एक्सेट्रा। देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, हमें ये देखना पड़ेगा हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। पहले हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर आपके पास आपकी कंपनी के अंदर लेबर नहीं है, लेबर ही नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप अपनी लेबर सुधारोगे, टेक्नोलॉजी सुधारोगे, मशीनरी सुधारोगे एक्सेट्रा। हमें पहले अपने कंपनीज की फैक्ट्रीज के अंदर का एसेट सुधारनी पड़ेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट मोस्टली पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर्स में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देयर आर लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड देयरफॉर आर इरिवर्सिबल, मींस वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज्ड। जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं वो हम ले लिए, हमने 10 साल के लिए, हमने 10 साल का प्लान बना लिया कि हम 10 साल बाद हमारा जो पैसा है वो 15% से इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब हमने 15% रेट पे हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 15% है, तो हमने उसे 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया। हमारा टाइम पीरियड है 10 साल, तो हम 10 साल के लिए हमारा पैसा वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो जो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर हो जाता है, उसमें ये हो जाता है कि अगर हमने एक बार ले लिया तो हमने ले लिया, फिर उससे चेंज नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं है कि 2 साल बाद रिटर्न आ जाएगा, देख लेंगे 2 साल में क्या जा रहा है, लेकिन 10 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो इरिवर्सिबल नहीं होता, तो हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में मोस्टली होता है कि हमारे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड हो जाता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के बदौलत। तो पहले हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। पहले हमें कैश फ्लो चेक करनी पड़ती है, हमारा रिस्क चेक करना पड़ता है, बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारा जो फंड है वो कितना जा रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों में, ठीक है। आफ्टर द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये जो हम जैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड चला गया, ठीक है। हमारा कंपनी का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड निकल गया कंपनी से, मतलब आउटफ्लो हो गया, ये एक तरीके से आउटफ्लो हो गया, ठीक है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी, लेकिन अभी तो आउटफ्लो हो गया ना, तो ये हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देता है कि हम पे जो अभी कैश फ्लो बचा था, हम पे जो सरप्लस बचा था वो हमने निकाल के इन्वेस्ट कर दिया, तो हम पे अभी ब्लॉक हो गया पैसा। तो ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को ब्लॉक कर देगा कुछ समय के लिए, अफेक्ट करता है थोड़ा सा। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ कैपिटल बजट डिसीजन, या फिर फिक्स कैपिटल डिसीजन, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट हमने ये इन्हीं तीनों पॉइंट का इंडिकेशन करते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखती है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दिस डिसीजन ओनली। जो हमारी कैपिटल बजटिंग है वो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ही कंपनी फंड करती है। जो एक इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म में, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को देख के की जाती है कि हमारी कंपनी 10 साल बाद इतनी ग्रो कर जाएगी, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड को इन्वॉल्व कर दी, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। बात वही है कि हमारा एक पैसा, इकट्ठा पैसा निकल के चला जाता है कंपनी में से, आउटफ्लो हो जाता है, रिस्क इन्वॉल्व होती है, पीछे पढ़ चुके हैं। जो हमने पैसा लगा दिया, बाई चांस वो डूब गया, हमारा रिस्क ज्यादा बढ़ गया, हमारा पैसा डूब गया, तो हमें वो चीज देखनी पड़ती है, ठीक है। इरिवर्सिबल डिसीजन ऊपर पढ़ चुके हैं। इरिवर्सिबल डिसीजन वो होता है कि हमने एक बार लॉन्ग टर्म में पैसा लगा दिया, फिर शॉर्ट टर्म में लगा दिया, हम उसे बदल नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बार कर दिया तो कर दिया, चेंज नहीं होता वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म होता है। फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये देखना पड़ता है फ्रॉम विच सोर्स, हमारा सोर्स क्या होगा। इसमें मैनेजर सोर्सेज बताता है कि हम पैसा यहां से ला सकते हैं, यहां से ला सकते हैं। तो कंपनी के अंदर दो सोर्स होते हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोस फंड। बोरो फंड हम बाहर से लाते हैं, ओनर्स फंड इक्विटी होती है जो हमारी कंपनी के ओनर्स की होती है, ठीक है। तो इसमें आता है ओनर्स फंड और बोरोस फंड। और ओनर्स फंड जो होता है वो होता है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब ओनर्स फंड हो जाते हैं कि हमारे जो शेयर कैपिटल उससे ले लिया, रिटेन्ड अर्निंग है उससे ले लिया। लेकिन जो हमारी डिबेंचर, लोन्स, बॉन्ड्स हैं, इन सबसे अगर लेंगे तो हमारे हो जाएगी बोरोस फंड, जो हम बाहर से उधार लेके आते हैं पैसा, ठीक है। फिर आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। ये हमारी जो फाइनेंसिंग है इसमें क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होती है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होता है हमारा खर्चा, कि हमने कितना पैसा रेज कर दिया, ठीक है। रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हम जो पैसा लेके आ रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, मतलब हमने कितना पैसा खर्च कर दिया उस पैसों को लाने के चक्कर में, ठीक है। तो हमें अपनी कॉस्ट देखनी पड़ती है, यानी कि हम 10,000 रुपये ला रहे हैं, 12,000 रुपये उसमें खर्च कर रहे हैं लाने में, तो ये बेवकूफ़ी होती है। तो हमें पहले भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है कि अगर हम इतना लाएंगे तो हमें इतना पैसा उससे पे करना पड़ेगा दोबारा।
हम ज्यादा नहीं पे कर सकती कंपनी की, लॉस में नहीं, कभी पैसा नहीं लेके आएगी कंपनी, हमेशा पैसा प्रॉफिट बेसिस पे ही लाती है। अगर हम कम जैसे 10,000 रुपये कंपनी लेके आई, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 10,000 रुपये कंपनी लेके आ रही है और उसे बाद में फ्यूचर में उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी उसको नहीं देगी, एक मॉडरेट फॉर्म में ही लाएगी कि हम इतना पे कर सकते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं खर्च करेगी वो, क्योंकि एक लीगेसी होती है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क तो भाई है, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड बोरोड फंड एज कंसर्न विद ओनर्स फंड। बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि कंपनी पता नहीं अगर कंपनी को बाई चांस लॉस हो जाए, ठीक है, बाई चांस अगर कंपनी को लॉस हो गया तो ओनर्स, ये ओनर की जिम्मेदारी हो जाती है तौर पर, तो ओनर्स पैसा नहीं मांगते कि हमारा पैसा वापस करे कंपनी, नहीं। लेकिन बोरोड फंड, बोरोज को कोई चिंता नहीं है कि आपकी कंपनी डूबे चाहे कुछ हो, उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए एज ऑन इंटरेस्ट, जिन्हें बताई थी, जो हमें डीड साइन होती है उसमें। फाइनेंस मैनेजर कंपनीज, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं कंपनीज के, द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व आर प्रपोज्ड मॉडल, ठीक है। जो हमारे जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं कंपनीज के, वो हमेशा देखते हैं कि हमारी जो रिस्क है वो मॉडरेट हो, जिससे की वजह से हमारा जो लॉस कम हो जाए, वो हमेशा मॉडरेट लेके चलते हैं। कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग द सिक्योरिटीज विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो। कंपनीज कैन इजिली अफोर्ड बोरोड फंड। अगर हमारा कैश फ्लो अच्छा है तो कंपनीज बोरोड फंड आराम से ले सकते हैं, अगर कैश फ्लो खराब है तो ओनर्स फंड की तरफ जाना पड़ता है। कैश फ्लो पे डिपेंड करता है हमारा बोरोड फंड। अगर कैश फ्लो बढ़िया जा रहा है, कैश फ्लो अच्छा रिजल्ट दे रहा है डे टू डे लाइफ में, तो कंपनी बोरोड फंड की तरफ देखेगी कि हम बोरोड फंड ले लें, फायदा हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन, देखो बोरोड फंड से लोगे तो हमें कंट्रोल खोना पड़ता है, लेकिन अगर ओनर्स फंड से लेते हैं तो कंट्रोल नहीं खोना पड़ता। तो ये कंपनीज के ओनर के एंड में होता है कि उन्हें बोरोड फंड से पैसा लेके आना है कि ओनर्स फंड से लाना है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये छोटी मोटी कॉस्ट होती है। फ्लोटेशन मतलब छोटी मोटी कॉस्ट जो हम खर्च कर देते हैं इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में, अंडरराइटिंग में, फीस में, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस में, ये सब छोटी छोटी कॉस्ट होती है, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो हाई लेवल पे फिक्स्ड रहती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट पे आपको ये पे करनी पड़ती है, ये होती है वो कॉस्ट है। ये कुछ ज्यादा भी हो सकती है। ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, हमारी जो प्रोसेस है उसमें काम आती है, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हमारी कैपिटल मार्केट कैसी चल रही है। द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी रेज ड्यूरिंग बूम पीरियड। देखो दो पीरियड होते हैं, एक बूम पीरियड और एक रिसेशन पीरियड। बूम पीरियड एक वो पीरियड होता है जिसमें कंपनीज के शेयर वैल्यू से ज्यादा में प्राइस में बिकते हैं शेयर। जैसे एक कंपनी का शेयर इशू प्राइस है 10 रुपए, लेकिन बाहर मार्केट में उसे 12 रुपए पे भी लेने को तैयार है लोग, ठीक है, तो वो होता है बूम पीरियड। लेकिन एक पीरियड ऐसा आता है रिसेशन पीरियड, जब कंपनी का शेयर इशू प्राइस है 10 रुपए, लेकिन उसे मार्केट में 9 रुपए पे भी लेना कोई पसंद नहीं कर रहा, तो वो आता है रिसेशन पीरियड, कंपनी का रिसेशन चल रहा है। तो हमें मार्केट की स्टेट कैपिटल मार्केट को देख के चलना पड़ता है कि रिसेशन चल रहा है कि बूम पीरियड चल रहा है। तो बूम पीरियड में हम स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट से भी पैसा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम शेयर कैपिटल मार्केट से भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है? डिविडेंड मतलब जो हमारा सरप्लस था उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड होता है शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड, उनका इंटरेस्ट वापस करना, ठीक है। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। इस डिसीजन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सरप्लस फंड को। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। ये सब कुछ पार्टीज होती हैं जो हमसे हमारा डिविडेंड लेती हैं, कंपनी का डिविडेंड लेती हैं। तो क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, जिनको हमने शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को हम पैसा देते हैं, शेयर होल्डर को देते ही देते हैं, ठीक है। पेमेंट टू ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, एक्सप्रेस फिक्स लायबिलिटी, ये तो आपको देने हैं। क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को हम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो बाई चांस कुछ सैलरी वाले होते हैं, लेकिन जो हमारे ओल्ड जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी उनको कभी कभी शेयर दे देती है कि आप हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज हैं तो आप शेयर रखिए हमारी कंपनी के, तो हमें उनको अगर देना है तो नहीं दे सकते। शेयर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं एक तरीके से ओनर्स होते हैं, तो कंपनी के ओनर्स के हाथ में ये उन्हें लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा अंडर डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हाउ मच टू बी केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। देखो ये डिविडेंड डिसीजन के अंदर एक बात आ जाती है कि फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसे डिविडेंड में कितना रखना है और फाइनेंस और रिटेन्ड अर्निंग में कितना रखना है। अगर कंपनी नई है, ठीक है, एक बात समझो, अगर कंपनी नई है तो वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग दिखती है कि हम अपने पैसा रिटेन्ड अर्निंग में रखेंगे। लेकिन अगर जो हमारी मॉडरेट पुरानी कंपनीज है, एक्सपीरियंस कंपनी है, वो हमेशा डिविडेंड बांट देती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा उनका एक फॉर्म हो जाता है कि इनका जो कैश फ्लो है वो स्टेबल हो जाता है, उनको इतना प्रॉफिट मैक्सिमम स्टेबिलिटी पकड़ लेते हैं वो लोग, ठीक है।
तो अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू बी केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, टू टेक द डिसीजन फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द ग्रोथ प्लान्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इफ मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एंड कंपनी हैज ग्रोथ प्लान्स। देखो, अगर फाइनेंस मैनेजर को पता है कि हमारे मैं फ्यूचर में या फिर इसी प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ अच्छी जगह पर, कंपनी को रिटर्न दिला सकता हूँ, तो वो रिटेन्ड अर्निंग रख लेता है और इन्वेस्ट कर देता है, वो फिर डिविडेंड नहीं बांटती कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी प्लान नहीं है, तो डिविडेंड बांट देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अर्निंग, पहला है अर्निंग। अर्निंग क्या होती है? डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर इफ देयर आर मोर अर्निंग देन द कंपनी डिक्लेयर्स रेट। देखो, अर्निंग मतलब कमाई, कंपनी की अगर अच्छी कमाई हुई है तो वो डिविडेंड ज्यादा बांटती है, अगर नहीं हुई, लॉस में है तो कम बांटती है, नहीं बांटती, लॉस में होती है तो नहीं बांटती, अगर ज्यादा नहीं हुई तो उस हिसाब से बढ़ता है कि रिटेन्ड अर्निंग में कितना रखना है और डिविडेंड में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हमारी स्टेबिलिटी क्या है अर्निंग की, कंपनी 10 साल में उसकी स्टेबल क्या रही है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि मतलब इस साल कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, लास्ट ईयर इतना कमाया था, फ्यूचर में इतना कमाएगी, तो उस हिसाब से वो अपने डिविडेंड को बांटते हैं। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का कैश फ्लो किस हिसाब से चल रहा है। पेइंग डिविडेंड मींस कैश आउटफ्लो ऑफ कैश, डिविडेंड देंगे तो मतलब हमारा कैश फ्लो से पैसा जा रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा कैश फ्लो प्रॉफिट में चल रहा है, कैश फ्लो लॉस में चल रहा है। कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन देयर हैव सरप्लस कैश, कंपनी तभी एक डिविडेंड बांटती है जब उसको पता होता है हमारा कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा सरप्लस कैश में चल रहा है। इन दिस सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर्स वेरी लो डिसीजन, अगर कंपनी का शॉर्टेज ऑफ कैश है, कैश नहीं है, कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो वो डिविडेंड नहीं बांटती। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो वो डिविडेंड नहीं बांटती और वो फिर इन्वेस्टमेंट देखती है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ब्लैक में जो लिखा है यहाँ पे, इफ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लान्स देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। Generally, mature companies declare more dividend wherever growing companies keep aside more retained earning। जो हमारी जो कंपनीज है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो करती हैं वो ये देखती हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो हमारी पुरानी कंपनीज है, लेकिन जो हमारी नई कंपनीज है वो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर रख लेती हैं पैसा कि हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, अभी हम अपने आपको ग्रो करेंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग रख के इन्वेस्टमेंट देखती हैं। लेकिन जो हमारी मैच्योर कंपनीज है वो डिविडेंड बांट देती है, उन्हें मालूम है हम पे स्टेबल अर्निंग रहेगी, इतना हमें बांट नहीं बांटना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये बोलता है सम कंपनीज फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। जो कंपनीज होती है, देखो ये तो ओनर्स के हाथ में है ना कि कितना पैसा बांटना है कितना नहीं बांटना, तो कुछ जो पुरानी कंपनीज है, मैच्योर कंपनी है, वो स्टेबिलिटी रखती है कि हमने इस साल 10,000 रुपये पर शेयर होल्डर बांटा था, हम अगले साल भी 10,000 रुपये पर शेयर होल्डर बांटेंगे, एक स्टेबिलिटी रखते हैं, वो एक ग्राफ मेंटेन कर लेते हैं कि हमें इतना बांटना ही बांटना है हर साल, चाहे कोई भी कंडीशन आए कंपनी के अंडर, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हो जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब देखो कंपनीज के अंदर ये तो मालूम है कंपनीज के ओनर्स को कि हमारे जो कंपनीज के शेयर होल्डर हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, मतलब अगर हमारे कंपनीज के शेयर होल्डर मतलब बहुत ही ओल्ड है, मतलब वो नहीं पे कर पा रहे अपने आप को, एम्प्लॉयज उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो शेयर कंपनीज डिविडेंड बांट देती है। ये देखना पड़ता है कि हमारे जो रिटायर्ड तो नहीं है, मिडिल क्लास के शेयर होल्डर्स तो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो कंपनीज बांट देती है डिविडेंड। और अगर ऐसा नहीं है कि हमारे कमाने वाले अच्छे खासे ए ग्रेड क्लास के लोग हैं, शेयर होल्डर्स ज्यादा अमाउंट में, तो कंपनी एज ए रिटेन फॉर्म रख लेती है अपने पास। फिर एक फैक्टर और आ जाता है यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, अब इस टाइम पे तो टैक्स नहीं लगा हुआ है डिविडेंड पॉलिसीज पे, तो डिविडेंड बढ़ जाता है। अगर टैक्स लगा होगा तो हमें कंपनीज हमेशा ये देखती हैं कि टैक्स फ्री इनकम है शेयर होल्डर के ऊपर नहीं। इफ टैक्स रेट इज हायर देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वेयर इफ टैक्स रेट इज लो देन कंपनी मे डिक्लेयर हायर डिविडेंड। जो टैक्स रेट है अगर हाई लेवल पे है तो हम कम डिविडेंड देते हैं, और अगर टैक्स रेट लो है तो हम कम डिविडेंड देते हैं। तो ये एक फैक्टर मेंटेन रखना पड़ता है टैक्सेशन पॉलिसी का। फिर आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, इफ कैपिटल मार्केट कैन इजिली बी एक्सेस और अपोज्ड देन द इनफ टू डिमांड फॉर सिक्योरिटीज। देखो कैपिटल मार्केट हमें देखनी पड़ेगी कि कैपिटल मार्केट में कंपनी का क्या चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है कि रिसेशन पीरियड चल रहा है, वही फैक्टर आ जाएगा कि अगर ज्यादा डिमांड है सिक्योरिटीज की तो कंपनी वहां से ही पैसा ला सकती है, डिविडेंड बांट दे। ठीक है, अगर वहां से पैसा आ रहा है तो कंपनी डिविडेंड बांट देती है, उसे रिटेनिंग करने की क्या जरूरत है जब शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है तो डिविडेंड रोक लेते हैं, लो में देते हैं और इन्वेस्टमेंट देखते हैं फिर कंपनी अपना। कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब आप एक लिमिट से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकती। कंपनी कैसे कोई कंपनी 10,000 बांट रही है तो कोई कंपनी 1 लाख डिविडेंड बांट रही है, ऐसा नहीं कर सकते। एक लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको इतना मेंटेन रखना पड़ेगा, आप इससे ज्यादा लीगली नहीं दे सकते डिविडेंड। ठीक है,
फिर आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। जो हमारे स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस क्या है, मतलब हमारे जो देखो जैसे हमने डिविडेंड इस साल ज्यादा बांटा, बाई चांस हमने इस बार ज्यादा डिविडेंड बांट दिया तो हमारे स्टॉक मार्केट में हमारा इमेज बन जाएगी कि ये कंपनी हमेशा ज्यादा डिविडेंड बांटती है, तो हमारे शेयर्स ज्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है कि हमारा डिविडेंड से हमारी कंपनी की इमेज क्या बनेगी। ज्यादा डिविडेंड देंगे तो ज्यादा इमेज अच्छी बनेगी, लेकिन अगर हम कम डिविडेंड देंगे तो कम हमारी इमेज वो होता है, फॉल आउट होता है। तो हम कंपनी हमेशा ये देखती है कि ज्यादा डिविडेंड और मार्केट में हमारा रिएक्शन क्या चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी हमेशा डिविडेंड पॉलिसी अप्लाई करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं। थैंक यू।